टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें समय में आगे या पीछे जाकर यूनिवर्स में अपने मन मुताबिक बदलाव किए जा सकते हैं। मगर टाइम ट्रेवल करने से जो पैराडॉक्सिस बनेंगे उनका क्या, और इन्हीं सवालों के अलग अलग जवाब देती है आज की हमारी स्पेशल वीडियो, जिसमें टाइम ट्रेवल की एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन कहानियां हैं। तो इस माइंड बेंडिंग वीडियो को चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। कहानी की शुरुआत एंड्रयू से होती है, जो कि अपने बेटे विंसेंट के साथ अपने पुराने फैमिली हाउस में रहने आया था। दरअसल एंड्रयू की अपनी वाइफ से बिल्कुल भी नहीं बनती, और इसलिए ही वो आज भी हमेशा की तरह अपने बेटे के साथ अपने पुराने पुश्तैनी घर में गुस्से में चला आया। और विंसेंट अब उन्हें समझाता भी है कि वे इतने वियर्ड क्यों हैं, सारी गलती उन्हीं की थी ना कि उसकी माँ की। यहाँ वे बहस कर ही रही थी कि पीछे से एंड्रयू की बहन जीन आकर दोनों को ही वेलकम करती है और छोटे विंसेंट को खुशी से ग्रीट कर बताने लगती है कि उसके पिता एंड्रयू बहुत ही कम इस घर में आते हैं, और इसलिए ही वो दोनों को इतने समय के बाद देखकर काफी खुश थी। अब दोनों भाई बहन अकेले में डिस्कस भी करते हैं कि कैसे एंड्रयू के वियर्ड बिहेवियर से उसका शादी का रिश्ता टूट रहा है, क्योंकि बचपन वाले एक हादसे के बाद वो बिल्कुल बदल गया। हालांकि एंड्रयू अभी उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता था, और वो जीन को कुछ दिन यहीं रहने को कहता है जब तक कि वो अपने और विंसेंट के लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढ नहीं लेता, क्योंकि शायद से उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स होना तय है। यहाँ वो अपनी बहन को सब कुछ बता ही रहा था कि उसकी नजर घर के बाहर वाले कुएं पर जाती है, जहाँ की बचपन में उसके साथ वो घटना घटी थी, और जीन के कहने पर वो वहाँ से चला जाता है। वही विंसेंट को अपने पास बुला जीन उसे बताने लगती है कि कैसे वो और एंड्रयू साथ में इसी घर में बड़े हुए, मगर उसका पिता एंड्रयू बहुत ही छोटी उम्र में ये घर छोड़कर चला गया था, जबकि वो खुद अपने पेरेंट्स की याद में कभी इस घर को छोड़ ही नहीं पाई। सो जीन अब डिनर की तैयारियां करने लगती है, तो विंसेंट बाहर घूमकर घर देखने लगता है, और जब वो वहीं गार्डन वाला कुआं देख ही रहा था कि अब पीछे से एंड्रयू गुस्से में आकर विंसेंट को डांटते हुए कहता है कि चाहे जो भी हो जाए विंसेंट को कभी इस कुएं के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। विंसेंट ने कभी अपने पिता को ऐसे रूप में नहीं देखा था, और पीछे से जीन आकर उन्हें शांत करती है कि वो विंसेंट पर बेवजह ही गुस्सा हो रहा है, और वो एंड्रयू को आराम करने के लिए भेजकर विंसेंट को बताने लगती है कि असल में इसी कुएं से एंड्रयू की बचपन की कुछ बुरी यादें जुड़ी हुई हैं, जो वो आज तक भी भूला नहीं पाया। जब एंड्रयू बहुत छोटा था तब उसका एक दोस्त जिसका कि नाम रेड था, वो इसी कुएं में गिर गया और फिर कभी किसी को नहीं मिला। जो घटना उस वक्त हर ओर फैली थी कि ये कुआं किसी दूसरे डायमेंशन का पोर्टल है, क्योंकि अगर रेड इस कुएं में गिरा भी था तो उसे नीचे मिलना चाहिए था, क्योंकि ये कुआं ज्यादा गहरा नहीं है। मगर दिन रात सर्चिंग के बावजूद भी पुलिस कभी रेड के बारे में उस वक्त पता लगा नहीं पाई कि वो कहाँ मिसिंग हो गया, और इसीलिए उसी दिन से एंड्रयू इस कुएं से बहुत डरता है। उसका पूरा बिहेवियर सब कुछ बदल गया, जिसका की असर आज तक भी उसके रिश्तों पर पड़ रहा है। हालांकि वो इतने सालों से यहीं रही और उसे इस कुएं से कुछ भी अजीब नहीं लगा। तो अच्छा होगा कि विंसेंट कम से कम अपने पिता के सामने तो इस कुएं से दूर ही रहे। अब जीन के समझाने के बाद विंसेंट अंदर आकर घर को देखने लगता है, क्योंकि ये काफी पुराने डिजाइन का था, और इसी दौरान उसे बिल्कुल पीछे घर के बेसमेंट में जाने की सीढ़ियां मिलती हैं। हालांकि यहाँ नीचे रोशनी भी नहीं थी, मगर फिर भी विंसेंट टॉर्च से ही सब कुछ देखने लगता है कि क्या पता उसे कुछ पुराना सामान या चीजें मिल ही जाएं, जिनसे कि उसका पिता और आंट जिन कभी खेला करते होंगे। और इसी दौरान अब घूमते हुए उसे अंधेरे में एक तेज रोशनी से चमकता हुआ ऑर्ब दिखाई देता है, जो कि काफी ही वियर्डली तेज चमक रहा था। सो जिज्ञासावश विंसेंट उसे छूकर देखने लगता है कि ये है क्या, और उसके छूते ही उसे एक झटका सा महसूस होता है, मानो उसके आसपास कुछ बदल गया हो। सो हैरानी में विंसेंट अपनी आंट जिन से पूछने भागता है कि ये बेसमेंट में था क्या, मगर अब जैसे ही वो ऊपर आता है तो देखता है कि ये घर तो पूरा बदल चुका है, जबकि जब वो कुछ ही देर पहले नीचे गया था तब तो सब कुछ अलग था। इसके अलावा विंसेंट को अपने सामने के रूम में दो बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हुए दिखाई देते हैं, और विंसेंट उनसे पूछने आगे बढ़ा ही था कि अब नीचे से जिन नाम की आवाज आती है, और उसे सुनकर वो बच्ची नीचे भाग जाती है, जबकि वो लड़का विंसेंट से पूछने लगता है कि तुम हो कौन और अंदर कैसे आए। अब विंसेंट हैरान तो था कि वो कहाँ आ गया, और वो अपने बारे में सब बताने लगता है कि पता नहीं कैसे मगर कुछ ही देर पहले ये घर बिल्कुल अलग था, जिस पर वो बच्चा हकलाते हुए अपना नाम एंड्रयू बताता है। और ये सुनकर तो अब विंसेंट भी समझ चुका था कि असल में वो टाइम में पीछे आ गया, जब उसका पिता एंड्रयू छोटा था, और अभी जो भागकर लड़की गई है वो उसकी आंट जीन थी। सो विंसेंट जल्दी से आसपास न्यूज़पेपर या मैगजीन देखने लगता है, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। आज 3 जुलाई 1985 का दिन है, और विंसेंट इसे देख समझ ही जाता है कि जिस मिस्टीरियस ऑर्ब को उसने टच किया था शायद से उसी की वजह से वो टाइम ट्रेवल कर पास्ट में आ गया। तो अब छोटे एंड्रयू के उसे रोकने के बावजूद विंसेंट उससे बिना कुछ बोले वापस से बेसमेंट में भाग आता है, जहाँ की वो ऑर्ब भी वहीं था, और विंसेंट फिर से उसे टच कर लेता है, जिससे कि इस बार भी उसे एक झटका महसूस हुआ था, और वो ऊपर जाकर देखता है कि फिर से अब वो प्रेजेंट टाइम में आ निकला था, यानी कि वो उस बेसमेंट वाले ऑर्ब से टाइम ट्रेवल कर सकता है।
जबकि उसे ऐसे घबराया हुआ देख अब एंड्रयू और जीन उसे पूछते भी हैं कि उसे हुआ क्या। अब विंसेंट शुरू में उन्हें सब कुछ बताने का सोच रहा था, मगर वो रुक जाता है क्योंकि यहाँ पहले से जीन और उसके पिता के बीच बहस चल रही थी। सो अब विंसेंट को आइडिया आता है कि चूंकि उस बचपन वाले हादसे की वजह से जब उसके पिता का दोस्त मिसिंग हो गया था, इससे कि उनका पूरा बिहेवियर बदल गया क्योंकि वे बचपन में अकेले रह गए होंगे, तो क्यों ना वो पास्ट में जाकर अपने पिता को अकेले रहने से बचाए, जिससे कि शायद भविष्य भी बदल जाएगा और उसके पिता बाकी सबसे ऐसी लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। सो विंसेंट खाने के बाद फिर से बेसमेंट में जाकर उस ऑर्ब को छूकर पास्ट में आ गया था। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया कि ये ऑर्ब इस बार पहली वाली जगह पर नहीं था। यह विंसेंट अब ऊपर जाकर देखता है कि छोटा एंड्रू अभी भी घर पर अकेला वीडियो गेम्स खेल रहा था। सो विंसेंट भी अब खुद उसके पास जाकर उसे दोस्ती कर लेता है और उसके साथ खेलने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अपना एक दोस्त खोने के बाद छोटे एंड्रू की ये हालत है जो कि आगे जाकर और वर्स्ट हो जाएगी। सो अब वो इसी वक्त में उन्हें खुश रहना सिखाएगा और विंसेंट ने मन ही मन फैसला भी कर लिया था कि वो उसके मिसिंग दोस्त रेड की बात उससे कभी नहीं करेगा, जबकि एंड्रू भी अकेला रहकर परेशान हो चुका था। सो वो विंसेंट के साथ दोस्ती कर लेता है और विंसेंट भी उसे वापिस से प्रेजेंट में आने से पहले वादा करता है कि अब से वो हर रोज उससे मिलने आएगा और दोनों साथ में खेलेंगे। सो अब जाते हुए विंसेंट अपने साथ छोटे एंड्रू की च्युइंग गम भी ले लेता है ताकि प्रेजेंट टाइम में अपने पिता एंड्रू को गिफ्ट दे सके। और प्रेजेंट में आकर वो देखता है कि उसके पिता अकेले में काफी ही परेशान है क्योंकि उसकी अपनी पत्नी से रिश्ता टूट रहा था। तो वो अब उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए विंसेंट वाली वही साल 1985 वाली गम देता है, जिसे कि देख एंड्रू भी हैरान था क्योंकि ये गम तो कई दशकों पहले ही आनी बंद हो चुकी थी। सो विंसेंट बहाना बना कि उसे ये एक पुराने स्टोर में मिली है जिनके के पास इसका लिमिटेड री रिलीज स्टॉक पड़ा हुआ था। तो एंड्रू विंसेंट को ये बताते हुए खुशी से गम फुलाने लगता है कि ये बचपन में कभी उसकी फेवरेट गम हुआ करती थी और उसने आज बहुत सालों के बाद इसे फिर से देखा है। कि तभी पीछे से जीन आकर विंसेंट को बताती है कि उसने आज बहुत दिनों बाद अपने भाई को ऐसे खुश देखा। तो विंसेंट अब यहाँ से किसी को भी सच्चाई बताए बिना अब बार बार पास्ट में जाता और अपने पिता एंड्रू के पास्ट वर्जन के साथ खेलता ताकि वो अपने दोस्त रेड के मिसिंग होने को भूल सके और खुश रहे। वही वो प्रेजेंट टाइम में अकेले में आंट जीन से पूछता भी है कि क्या उन्होंने रेड को कुएं में गिरते हुए देखा था और वो याद कर अब उसे बताने लगती है कि कैसे वो बचपन में जब एक दिन खेल रही थी अब उसने अचानक से अपने भाई को कुएं की ओर भागते हुए देखा जो कि रेड को पकड़ने जा रहा था और अजीब बात की उसे कुएं से उस दिन एक व्हाइट लाइट भी दिखाई दी थी। तो विंसेंट इस बार फैसला करता है कि वो पास्ट में जाकर इस बार एंड्रू के पास्ट वर्जन से पूछ ही लेगा कि उसका दोस्त रेड उस कुएं में कैसे गिरा था। वही वो ये भी देखता है कि हर बार जब भी वो टाइम ट्रेवल करता तो उसका वही ऑर्ब अपनी जगह से हिला रहता और उसकी चमक भी कुछ हद तक कम हो रही थी। लेकिन विंसेंट के सामने अभी तो और भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी तो वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और छोटे एंड्रू के पास जाकर उसे सब कुछ पूछने लगता है कि उसका दोस्त रेड उस कुएं में गिरा कैसे था। यहाँ विंसेंट को भरोसा था कि इतने दिनों तक पास्ट में आकर उसने एंड्रू से अच्छी दोस्ती कर ली है और अब वो रेड के मिसिंग होने पर मायूस नहीं होगा, तो वो उससे उस दिन के बारे में सब कुछ पूछ ही लेता है। मगर अब हैरानी वाली बात कि छोटा एंड्रू तो किसी रेड को जानता ही नहीं था और वो कहता भी है कि उसका तो कोई दोस्त कुएं में नहीं गिरा। और ये सुनते ही विंसेंट के पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि उसने पास्ट की घटनाओं को समझने में गलती कर दी। जो घटना वो सोच रहा था कि वो ऑलरेडी घट चुकी है वो तो अभी तक इस समय में घटी ही नहीं थी। और अब विंसेंट के मुंह से पहली बार रेड नाम सुनकर एंड्रयू उसे रेड कहकर बुलाने लगता है, यानी कि जो दोस्त मिसिंग हुआ था वो विंसेंट ही था। असल में विंसेंट ही एंड्रयू का बचपन का वो दोस्त रेड था जो कि कुएं में गिरकर मिसिंग हो गया और उसी की वजह से छोटा एंड्रयू हमेशा हमेशा के लिए ट्रोमेटाइज हो गया। विंसेंट ने अब तक कुछ भी नहीं बदला बल्कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। अभी विंसेंट देखता भी है कि अचानक से वही ऑर्ब अब घर के सामने आ चुका है और उसकी रोशनी भी धीमी पड़ चुकी थी, यानी कि उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है और अगर वो जल्दी से अपने समय में नहीं गया तो हमेशा हमेशा के लिए इसी समय में फंस कर रह जाएगा। जबकि वो दूसरी ओर देखता है कि छोटी जिन अपने कमरे में खेल रही है जैसा कि उसने फ्यूचर में उसे बताया था, यानी कि आज वही दिन है जिससे कि एंड्रू की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो विंसेंट जल्दी से एंड्रू के साथ खेलते हुए समझाने लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ से बाहर शिफ्ट हो रहा है, तो वो आगे से उसके घर खेलने नहीं आ पाएगा। यहाँ वो चाहता था कि उसके फ्यूचर में जाने के बाद एंड्रू डरे ना, मगर अब तक वो ऑर्ब कुएं के अंदर जा चुका था, यानी कि अगर वो जल्दी से कुएं में नहीं कूदा तो वो यहीं फंस जाएगा और अगर वो कुएं में कूद भी गया तो उसका पिता एंड्रू हमेशा हमेशा के लिए इसी ट्रॉमा में फंसकर रह जाएगा क्योंकि वो तो उसके पीछे ही खड़ा उसे देख रहा है। यहाँ विंसेंट समझ नहीं पा रहा था कि वो करे क्या। अपने पिता की लाइफ बेटर करने के लिए इसी समय में रुक जाए या अपने समय में चला जाए, मगर फिर वही वजह होगा जिसकी वजह से उसके पिता की लाइफ खराब हुई। और आखिरकार विंसेंट फैसला करता है कि वो अपने पिता की खुशी के लिए इस बार इस लूप को तोड़ ही देगा और यहीं पर रुक जाएगा। तो इस बार
टाइमलाइन को बदलते हुए विंसेंट अब कुएं में नहीं कूदता बल्कि एंड्रयू के साथ घर के अंदर जाकर खेलने लगता है। वहीं वो और अब कुएं से गायब हो चुका था, यानी कि अब विंसेंट को यहीं पास्ट में रहना होगा, वो भी बिल्कुल अकेले, क्योंकि यहाँ ना तो कोई उसकी फैमिली है और ना ही कोई उसे जानता ही है। सो वो अगले कुछ दिन अब बेसमेंट में छुपकर रहने लगता है। उसने अपनी किस्मत को अपना लिया था, मगर अब एक दिन अचानक से उसे फिर से वही ऑर्ब दिखाई देता है, यानी कि ये एक आखिरी मौका है उसके अपने समय में वापस जाने का। तो जल्दी से विंसेंट एंड्रयू को बाय बोल, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसे कह रखा था कि वो शहर छोड़कर शिफ्ट हो रहा है। अब वो आखिरकार भागकर ऑर्ब को टच कर वापस से अपने समय में आ ही जाता है और इस बार ये ऑर्ब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वहीं इस बार चूंकि विंसेंट ने पास्ट में जाकर एंड्रयू के बचपन को बदल ही दिया, तो अब उससे पूरा ही फ्यूचर बदल चुका था। विंसेंट अंदर जाकर देखता भी है कि अब उसके पिता का बिहेवियर पूरा ही बदल चुका है और वो अच्छे से सबके लिए डिनर बना रहे हैं। वहीं से भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब पीछे से उसकी माँ आती है, यानी कि इस बार उसके पेरेंट्स का डिवोर्स नहीं हो रहा और वे एक साथ बहुत खुश हैं। विंसेंट के एक डिसीजन ने उसकी पूरी ही लाइफ बदल कर रख दी। अब यहाँ तो टाइम ट्रेवल से विंसेंट ने कहानी एक हैप्पी एंडिंग पर खत्म की है, मगर क्या हो समय से खेलने का अंजाम अच्छे की बजाय बहुत बुरा हो, यानी टाइम ट्रेवल के डार्क कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत होती है एमिली से, जो कि एक गली में बैठी हुई अजीब तरह से ड्राइंग कर रही थी कि उसे कुछ एहसास होता है और वो जल्दी से कुछ ड्रॉ कर उसे जल्दी से गली से जा रहे एक आदमी को देने भागती है, जो कि वहाँ से अपने एक साथी के साथ जा रहा था। वही वो आदमी भी उस ड्रॉइंग को ध्यान से नहीं देखता और जैसे ही वो आगे जा ही रहा था कि रास्ते में कंस्ट्रक्शंस के बीच ऊपर से एक लोहे की बीम आकर उसी पर आ गिरती है और वो वहीं मारा जाता है। जबकि जब उसकी पार्टनर वो ड्राइंग देखती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि एमिली की ड्राइंग में भी सेम इसी घटना को ड्रॉ किया गया था, वो भी इस घटना के घटने से पहले। तो उसकी गवाही से ऑफिसर लिंकन को इस बारे में पता चलता है कि किसी लड़की ने इस दुर्घटना को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। तो वो अपनी बॉस ओलिविया को इसके बारे में बताता है और ओलिविया उसे जल्दी से आसपास के सारे ही एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करने को कहती है। दूसरी ओर एमिली टॉप तक घर वापस आ चुकी थी, जहां रिवील होता है कि उसके पिता को उसकी एबिलिटी जिसमें कि वो फ्यूचर में होने वाले किसी की मौत को देख सकती है उसके बारे में ऑलरेडी पता था, मगर वो नहीं चाहता कि एमिली के सीक्रेट के बारे में किसी और को पता चले, क्योंकि फिर एमिली की लाइफ कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी और इसी वजह से वे लगातार एक जगह कभी नहीं रुकते और अपना घर बार बार बदलते रहते हैं। दूसरी ओर लिंकन ने अब तक सिक्योरिटी कैमरास की मदद से एमिली की फोटो को तो ढूंढ निकाला था, मगर अभी भी वे उसके एड्रेस को नहीं निकाल पाते। जबकि अगले ही दिन एमिली जब एक बस से ट्रेवल कर ही रही थी कि तभी उसे बस के ही एक पैसेंजर को लेकर फिर से विजन आता है और वो फिर से उसी फ्यूचर को ड्रॉ करने लगती है। हालांकि इसी बीच वो पैसेंजर बस से उतर चुका था, सो एमिली उसे ढूंढने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। जबकि पुलिस भी एमिली को ढूंढते हुए उसकी फोटो लेकर घर घर जाकर पता कर रहे थे और वे उसके घर भी जा पहुंचते हैं, मगर वहाँ उसका पिता जिम उसकी फोटो को पहचानने से ही मना कर देता है। लेकिन जब पुलिस वहाँ से आगे जा ही रही थी कि तभी उन्हें आगे से एमिली ही आती हुई दिखाई दे जाती है और वे उसे जल्दी से रोककर बताने लगते हैं कि कैसे वे उसे ही ढूंढ रहे थे और उन्हें एमिली की फ्यूचर में किसी की भी होने वाली मौत को देख लेने की एबिलिटी के बारे में और जानना है, उसे ये सब पता कैसे चलता है। जबकि अब तक पुलिस को एमिली के पास देख उसका पिता जिम भी चिल्लाते हुए एमिली को अंदर ले जाने लगता है और वो पुलिस को कहता भी है कि उन्हें इस सब में नहीं पड़ना। वो बताता है कि एमिली के पास ये एबिलिटी बचपन से ही थी, जिससे कि उसने लोगों की मदद भी करनी चाहिए, मगर लोगों ने समझा कि एमिली ही उन्हें मार रही है, इसलिए ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वे किसी को भी एमिली के बारे में नहीं बताएंगे। मगर एमिली फिर भी लोगों की डेथ देखकर उनकी जान बचाने के लिए उनकी मदद करने की कोशिश करती रही और इसलिए ही उसने उस दिन उस आदमी को ये पेंटिंग दी थी। अब ओलिविया समझ जाती है कि ये सच कह रहे हैं और वो जिम को अपना कार्ड देते हुए कहती भी है कि अगर आगे से एमिली को ऐसा कुछ विजन आए तो वे उसे सब कुछ बता दे, जिससे कि वे विजन में मरने वाले लोगों को बचा सकते हैं। और अब वो ये वादा कर कि वे एमिली के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। अब वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन के बाद एमिली ओलिविया को कॉल कर अकेले में मिलने बुलाती है, जहाँ वे एक लेक पर मिलते हैं और एमिली यहाँ ओलिविया को अपने बस में बनाया हुआ स्केच दिखाती है, जिसमें कि बहुत सारे लोग मरे पड़े थे और उनके आसपास टूटी हुई बिल्डिंग के हिस्से पड़े हैं, यानी कि ये कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है जिसमें कि इतने सारे लोगों की जान जाएगी। सो उनकी जान बचाने के लिए ओलिविया एमिली को अपने साथ ऑफिस की लैब में ले आती है, जहां एमिली उन्हें अपनी एबिलिटी के बारे में शुरू से रिवील करती है कि उसे एकदम से ही फ्यूचर के विजन आते हैं जब भी किसी की मौत होने वाली हो और वो उनकी मौत की इमेजेस ड्रॉ कर लेती है।
मगर सबसे अजीब बात, आज तक जितने भी इंसिडेंट उसने फ्यूचर के देखे थे वो उन्हें रोकने की हजारों बार कोशिश कर चुकी है, मगर उसके विजन हर बार सच होकर ही रहते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले, और वो कभी भी उस घटना को होने से रोक नहीं पाती। यहाँ वो बस वाले विजन के बारे में भी बताती है, जो विजन उसे एक आदमी को दिखकर आया था, और उस विजन के हिसाब से कई हजार लोग एक साथ मरने वाले हैं। अब पुलिस जल्दी से उस बस वाले आदमी को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, जिसे कि देखकर एमिली को वो विजन आया। तो वे एमिली के स्केच से फाइनली अपने डेटाबेस से उस आदमी को ढूंढ निकालते हैं, जिसका की नाम एल्बर्ट था। अब एमिली के विजन को और क्लियर जानने के लिए वे एमिली को हिप्नोटाइज कर उसके विजन में दोबारा जाते हैं, जब एमिली बस में ट्रेवल कर रही थी और वहीं पर पास में एल्बर्ट बैठा हुआ था कि एमिली को उसे देखते ही फ्यूचर दिखाई देता है, जिसमें कि बहुत से लोग टाइम में एक जगह रुके हुए हैं। वे किसी प्रकार के बॉम्ब ब्लास्ट से भागने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वहाँ ऑलरेडी मरे हुए लोगों की लाशें भी पड़ी थी, जो कि सेम एमिली के स्केच में था। वहीं कोर्ट का बोर्ड भी टूटा हुआ था, यानी कि ये ब्लास्ट कोर्ट रूम में होगा, और पास में ही एल्बर्ट की डेड बॉडी थी, जिसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट था। और यहाँ से अब ये कंफर्म हो ही जाता है कि ये एल्बर्ट नाम का आदमी ही कोर्ट में ब्लास्ट करने वाला है, जिसमें कि बहुत से लोग मारे जाएंगे। अब पुलिस को एमिली के विजन से ब्लास्ट की जगह और जो ब्लास्ट करने वाला है दोनों को ही जानकारी मिल चुकी थी। तो पुलिस जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड के साथ कोर्ट हाउस में जा पहुंचते हैं, जहां कि एल्बर्ट पहले से कोर्ट के अंदर आ चुका था, और वो वहां पर एक जज से मिलने जाने लगता है। दूसरी ओर अब तक पुलिस को अंडरग्राउंड पार्किंग में बॉम्ब से भरा ट्रक भी मिल चुका था, लेकिन इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने का कोई रास्ता नहीं था। सो अब पुलिस बॉम्ब्स के आसपास के एरिया से रेडियो फ्रीक्वेंसी को ही ब्लॉक कर देते हैं, ताकि एल्बर्ट के रिमोट से इसे ब्लास्ट ना किया जा सके। तो दूसरी ओर एल्बर्ट उसी जज से मिलता है, जिसने कि एक केस में उसके अगेंस्ट फैसला सुनाया था, और एल्बर्ट से उसके बच्चे की कस्टडी छीन ली। तो एल्बर्ट अब उसके पास जाते ही गुस्से में रिमोट से बटन दबा देता है, मगर उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि अब तक पुलिस ने सारी ही रेडियो फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक कर दी थी। कि तभी उसके आसपास बहुत से पुलिस इकट्ठा होकर उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। सो पकड़े जाने से एल्बर्ट अब रिवील करता है कि उसके पास पहले से बैकअप बॉम्ब्स हैं, जो कि उसने खुद से लपेटे हुए थे। सो अब ओलिविया उसे किसी तरह से उसके बच्चे का वास्ता देकर शांत करती है, और खुद को बॉम्ब्स के साथ उड़ाने से रोक ही लेती है, यानी कि अब सब लोग सेफ थे। और ये पहली बार हुआ था कि एमिली ने जो विजन देखा वो फ्यूचर विजन कभी पूरा हो ही नहीं पाया, और उसे होने से पहले ही रोक दिया गया। सो ओलिविया और जैकब खुशी खुशी आखिर में एमिली को थैंक्स बोलने के लिए वहिंदले के पास मिलने जाते हैं, जहाँ की एमिली चुपचाप बैठी हुई थी, और उसके पास एक स्केच रखा हुआ था, जिसमें वो और उसका पिता जैक इसी बेंच पर बैठे हुए हैं। और ठीक उसी टाइम वहाँ एमिली का पिता आ भी जाता है, और बिल्कुल उसी तरह से एमिली के पास बैठ जाता है जैसे कि वे उस स्केच में थे। कि तभी एमिली के नाक से खून आने लगता है, और वो वहीं मारी जाती है, यानी कि एमिली ने आखिर में खुद की ही मौत का विजन देखा था, जहाँ उसकी मौत की वजह बताई गई कि उसके ब्रेन में एक्टिविटीज ओवरलोड हो गई। मगर क्या सच में एमिली की मौत का रीजन यही था, या पहली बार उसका फ्यूचर विजन सच नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? हालांकि अब इसके बारे में कभी कोई जान नहीं पाएगा, और एमिली ने पहली और आखिरी बार भविष्य को देख हजारों लोगों की जान बचा ली, अपनी खुद की जान देकर। अब तक टाइम ट्रेवल से जुड़े हम 2 पैराडॉक्सिस देख चुके हैं। पहली कहानी में विंसेंट भविष्य बदलने में कामयाब रहा था, तो दूसरी में एमिली ने फ्यूचर तो बदल दिया मगर खुद मारी गई। तो तीसरा रिजल्ट क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी में। कहानी की शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है, जहां एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ कार में था और उनकी टक्कर किसी आदमी से जाकर लगती है, जो कि दूर जा गिरा था। और इसी इंसिडेंट के कई साल बाद वो बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बन चुका है, जिसका के नाम साइमन है, और वो एक मेंटल असाइलम में काम करता है। उस एक्सीडेंट वाले दिन छोटा साइमन जिंदा तो बच गया था, लेकिन वो काफी वक्त तक ट्रोमा में रहा, इसलिए ही उसे अपने बचपन का वो एक्सीडेंट अभी तक याद है। वहीं उसी के मेंटल असाइलम में एक वियर्ड सा पेशेंट भी था, प्रोफेसर एरिशियम, जो कि वैसे तो एक जाना माना मैथमेटिशियन है, मगर लोगों को लगता है कि उनकी दिमागी हालत रिसर्च के दौरान बिगड़ गई। और आज भी जब डॉक्टर साइमन उसे देखते हैं कि एरिशियम बड़े ही ध्यान से कुछ लिख रहे हैं, और वो उसे देखने पर पाता है कि यहाँ तो सिर्फ 1 से 9 नंबर तक काउंटिंग कई बार लिखी हुई थी, जहाँ एरिशियम डॉक्टर साइमन को कहता भी है कि ये सभी काउंटिंग गलत है। सो साइमन द्वारा ये पूछने पर कि इस काउंटिंग में गलत क्या है, अब एरिशियम गुस्से में बताता है कि असल में इस काउंटिंग में अभी भी एक हिडन नंबर मिसिंग है, जिसे कि ब्लिम कहा जाता है। दरअसल प्रोफेसर एरिशियम पिछले बहुत समय से इसी मिस्ट्री नंबर के बारे में सबको बता रहे हैं, जिसकी उन्होंने खोज कर ली थी, और इसी कारण उन्हें पागल भी कहा जाने लगा, मगर वे अपनी बातों पर कायम रहे। यहाँ वो डॉक्टर साइमन को कहता भी है कि उन्हें उसका यकीन करना चाहिए, क्योंकि वो एक अवार्ड विनिंग मैथमेटिशियन है, ना कि कोई पागल। तो अब रात को घर पर डॉक्टर साइमन प्रोफेसर एरिशियम को और अच्छे से
जानने के लिए उनकी हिस्ट्री चेक करते हैं और वो ये जान हैरान रह गया था कि जो प्रोफेसर एरिशियम उनके मेंटल हॉस्पिटल में अभी बंद है वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि मैथ्स की फील्ड में दुनिया भर में अवार्ड जीत चुका है। वहीं और ज्यादा रिसर्च के बाद डॉक्टर साइमन को ये भी कंफर्म होता है कि इससे पहले प्रोफेसर एरिशियम की मेंटल इलनेस या उन्हें किसी ट्रॉमा को लेकर कोई हिस्ट्री भी नहीं रही, जिससे कि डॉक्टर साइमन के मन में भी सवाल उठने शुरू हो गए थे कि क्या प्रोफेसर सच में मेंटली बीमार हैं या उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसे कि नॉर्मल लोग समझ नहीं पा रहे। अब अगली सुबह डॉक्टर फिर से प्रोफेसर के साथ उनका बताया हुआ वही मिस्ट्री नंबर ब्लेम डिस्कस करते हैं और एरिशियम रिवील करता है कि उनका ये मिस्ट्री नंबर ब्लेम रेगुलर नंबर 3 और 4 के बीच आता है। उनके हिसाब से काउंटिंग करते वक्त 1 2 3 जिसके बाद ब्लेम और फिर 4 5 6 काउंटिंग को ऐसे गिनना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साइमन को ये कोरी बकवास लगती है और वो प्रोफेसर को कहता भी है कि वो इसे प्रूव करके दिखाए। वो एक जेली बीन्स का जार उनके सामने पलट देता है और प्रोफेसर को चैलेंज देता है कि वो इनमें से ब्लेम नंबर जेलीज को अलग करे, जिससे कि ये प्रूव हो जाएगा कि उनका ये मिस्ट्री नंबर ब्लेम एग्जिस्ट करता है। अब प्रोफेसर शुरू में तो काफी कॉन्फिडेंस से बीन्स को अलग करना शुरू करता है और उसने पहले 3 बीन्स को अलग कर भी लिया था, मगर चौथे वाले को वो कभी आगे और कभी पीछे करते हुए स्ट्रगल करने लगता है कि इनमें से ब्लेम नंबर जेलिस को कैसे निकाला जाए और आखिर में गुस्से में उसने सारे ही जेलिस को फेंक दिया था। यहाँ डॉक्टर साइमन ने उन्हें हरा ही दिया और वो कहता भी है कि वो ये ब्लेम नंबर प्रूव नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो अब उन्हें भी ये बेवकूफी छोड़कर अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि प्रोफेसर अभी भी कहे जा रहा था कि वो ये इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि उनका डायमेंशन इस नंबर को विजुअली सपोर्ट करता ही नहीं। तो वो उसे एक पेपर और पेन दे जिससे कि वो अपने इस नंबर पर रिसर्च पूरी कर डॉक्टर साइमन को विजुअली ये नंबर दिखा पाएगा। मगर डॉक्टर साइमन इसके लिए ये कहकर मना कर देता है कि वो उन्हें राइटिंग मटेरियल किसी और दिन देगा जब वे मेंटली स्टेबल हो जाएंगे। हालांकि प्रोफेसर ने फिर भी एक मार्कर छिपा ही लिया था और जब उन्हें उनके रूम में ले जाया जाने लगता है तो वो काफी सारी जेली बीन्स को अपने मुंह में भरकर अपने साथ ले जाता है, जहां उनके रूम के बाहर काफी टाइट सिक्योरिटी थी। वहीं जो जेली बीन्स पीछे नीचे गिर गई थी उन्हें देखकर डॉक्टर साइमन को वहीं अपने बचपन वाला एक्सीडेंट याद आता है। जब एक्सीडेंट वाले दिन पुलिस वहां आई थी तो वहां रोड पर छोटे साइमन को ऐसे ही जेली बीन्स पड़े हुए मिले थे और वे उसी आदमी के थे जो कि उनकी कार से टकराकर मारा गया। अब डॉक्टर साइमन काम के बाद शाम को अपने घर की ओर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट से नीचे जा ही रहा था कि उसे स्ट्राइक होता है कि हमेशा उनकी लिफ्ट चौथे से तीसरे फ्लोर पर आने में कुछ ज्यादा ही समय लेती है, जो कि काफी ही वियर्ड था। डॉक्टर साइमन यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं प्रोफेसर की ब्लीम वाली थ्योरी सही तो नहीं, और घर जाते हुए पूरे ही टाइम डॉक्टर प्रोफेसर की उस ब्लीम वाली नंबर के बारे में ही सोच रहा था। जहाँ घर आकर वो हिस्ट्री में देखता भी है कि जब प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया तब वो सबको अपनी थ्योरी गुस्से में समझाने की कोशिश कर रहा था और वो अपना आपा खो बैठा, जिससे कि सब उनकी बातों को पागलपन समझने लगे। अब साइमन प्रोफेसर के साथ अपने पास्ट सेशंस की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है, जब एक बार प्रोफेसर ने उससे कहा भी था कि ये नंबर ब्लेम उनकी रियलिटी की फैब्रिक को शो करता है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे यूनिवर्स के कई सारे डायमेंशंस होते हैं, लेकिन एक एवरेज इंसान सिर्फ 3 ही डायमेंशंस देख पाता है, जिसका की एक रीजन है कि इंसान मैथ्स में अभी तक इतना आगे बढ़ ही नहीं पाए, और अगर वे इस मिस्ट्री नंबर ब्लेम को एक्सप्लोर कर लें तो वे बाकी डायमेंशंस में भी ट्रेवल कर पाएंगे, वैसे समय में आगे या पीछे जा सकेंगे, लाइट स्पीड से भी तेज कम्युनिकेट कर पाएंगे। डॉक्टर साइमन अब तक एरिशियम से ऑब्सेस्ड हो चुका था, तो वो अब एक बार में बैठकर अपना ध्यान इन सब से हटाने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसे बार के शीशे पर प्रोफेसर फिर से मैथ की कैलकुलेशंस लिखते हुए दिखाई देता है, और साइमन जल्दी से उसके पीछे जाने लगता है, जहां वो आगे जाकर एक अंधेरी गली में जा पहुंचा था जिसमें कि एक टीवी चल रहा था और उसमें उसके बचपन के एक्सीडेंट वाली खबर चल रही थी कि जो आदमी कार से एक्सीडेंट में मारा गया उसका राज एक्सीडेंट के 3 दिन बाद तक भी नहीं चल पाया है कि वो था कौन। और फिर डॉक्टर अपने आप को वो न्यूज देखते हुए देखता है और रिवील होता है कि ये तो बस साइमन का एक सपना ही था कि उठते ही उनके पास एसएलएम से कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर एरिशियम अपने रूम से ही गायब है। सो डॉक्टर जल्दी से एसएलएम की ओर निकलता है और पहुंचने पर एक वर्कर उन्हें सब बताता है कि उसने सोते वक्त तक प्रोफेसर को देखा था, जिसके बाद से उनके रूम में ना तो कोई गया है और ना ही कोई बाहर निकला है। अब सवाल ये था कि प्रोफेसर जो कि इतना बूढ़ा है वो इस हाईली सिक्योरिटी वाले हॉस्पिटल से जा कहां सकता है। और जब वे प्रोफेसर के रूम में जाते हैं तो ये देखकर शौक रह जाते हैं कि उनके रूम की दीवारों पर काफी सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर ने पूरी ही रात मार्कर से अपनी रिसर्च पूरी की हो।
यहाँ रूम में टेबल पर 3 जेली बीन्स पड़ी हुई थी। इसके अलावा उन्हें एक मार्कर की कैप भी फर्श पर मिलती है, जो कि साइमन को फिर से उसके बचपन वाले एक्सीडेंट की याद दिलाती है, जब उसने वहाँ एक मार्कर बिना कैप के देखा था। और अब डॉक्टर साइमन को उस एक्सीडेंट की बाकी की चीजें भी याद आने लगती है कि इसी बीच एक वर्कर उनमें से एक जेली को खा लेता है, और फिर जो डॉक्टर साइमन देखता है उसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। यहाँ टेबल पर अभी भी पहले की तरह 3 ही जेली बीन्स रखी हुई थी, और डॉक्टर एक्सीडेंट को और क्लियरली याद करने लगता है, जब एक्सीडेंट के बाद हर तरफ वहीं जेली बीन्स बिखरी पड़ी थी और मार्कर भी था। इसके अलावा जो आदमी मारा गया वो कोई और नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर एरिशियम ही था। यानी कि प्रोफेसर एरिशियम ने आखिरकार अपनी ब्लीम वाली थ्योरी को कंप्लीट कर ही लिया, और उन्होंने डॉक्टर साइमन को भी विजुअली जेली से दिखा ही दिया कि वो मिस्ट्री नंबर ब्लीम एग्जिस्ट करता है, और उसी नंबर के सहारे वो अपने रूम से पास्ट में टाइम ट्रेवल कर गया, जहाँ वो टाइम ट्रेवल करने में तो सफल रहा, लेकिन उसे मेन रूल याद ही नहीं रहा। और ये मेन रूल था कि जो भी इंसान जिस टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करता, टाइमलाइन उसे खुद से ही हटा देती है। जहाँ एरिशियम पास्ट में जाते ही साइमन के पेरेंट्स की कार के सामने जा पहुंचा और वहीं एक्सीडेंट में मारा गया। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो तीनों ही कहानियों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही यूनिक वीडियोस के लिए। थैंक यू।